स्टीव जॉब्स की कहानी भी बाकी सबकी तरह ही शुरू हुई, लेकिन यह बिल्कुल ही अलग थी। 1955 में जन्मे स्टीव को गोद दे दिया गया और कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में पॉल और क्लारा जॉब्स के प्यार भरे घर में उनकी परवरिश हुई। तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़ा यह शांत शहर जॉब्स के असाधारण सफर का बैकग्राउंड बन गया। उस वक्त किसे पता था कि यह गोद लिया हुआ बच्चा बड़ा होकर दुनिया बदल देगा। पॉल, जो पेशे से एक मशीनिस्ट थे, उन्होंने छोटे स्टीव के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेम और अपने हाथों से चीजें बनाने का शौक पैदा किया। जॉब्स का गैरेज स्टीव की पहली प्रयोगशाला बन गया, एक ऐसी जगह जहां उनकी उत्सुकता बढ़ती रही और कल्पना को परवाज मिली। बड़े होते हुए स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स की पेचीदगियों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआती तौर पर जुड़ाव ने स्टीव के अंदर एक चिंगारी जगाई, जो आगे चलकर इनोवेशन के लिए एक प्रबल जुनून में बदल गई। जैसे जैसे स्टीव बड़े होते गए, ज्ञान के लिए उनकी प्यास और तेज होती गई। उन्होंने विज्ञान और तकनीक की किताबें पढ़ डालीं। उनका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए बेताब था। उनमें एक अतृप्त जिज्ञासा थी, हमेशा चीजों पर सवाल उठाते और दुनिया को समझने के नए तरीके खोजते रहते। आखिर ऐसा क्यों है? इसे करने का कोई और बेहतर तरीका जरूर होगा। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अक्सर स्कूल में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। पढ़ाई के पारंपरिक तरीके उनकी रचनात्मकता को दबाते थे और वह खुद को कक्षा की चार दीवारी के भीतर ऊबा हुआ और बेचैन पाते थे। स्टीव एक ऐसे सीखने के माहौल के लिए तरसते थे जो ज्यादा आकर्षक और प्रेरक हो, जो उनकी असीम ऊर्जा और अपरंपरागत सोच के साथ तालमेल बिठा सके। अपनी शैक्षणिक कठिनाइयों के बावजूद स्टीव में लोगों से जुड़ने की एक अनोखी क्षमता थी। उनमें एक स्वाभाविक करिश्मा और एक संक्रामक उत्साह था, जो दूसरों को उनकी ओर आकर्षित करता था। वह अपने विचारों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। उनके हर शब्द से तकनीक के प्रति उनका जुनून साफ झलकता था। अपने साथियों के बीच स्टीव अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। उनमें शरारतें करने और अधिकार को चुनौती देने की आदत थी, लेकिन उनके विद्रोही बाहरी व्यक्तित्व के नीचे एक तेज दिमाग था, जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक था। उन्होंने किताबों से हटकर ज्ञान की तलाश की, खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दुनिया में डुबो दिया, जो तेजी से तकनीकी परिदृश्य को बदल रहे थे। 1972 में स्टीव जॉब्स ने होमस्टेड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ओरेगॉन के पोर्टलैंड में रीड कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी शैक्षणिक कठोरता और स्वतंत्रता पसंद माहौल के लिए जाना जाने वाला यह लिबरल आर्ट्स कॉलेज स्टीव जैसे तकनीक प्रेमी के लिए एक अजीब पसंद लग रहा था। हालांकि वह रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए थे। हालांकि कॉलेज का जीवन स्टीव के लिए मिश्रित अनुभव लेकर आया, जहां उन्हें बौद्धिक उत्तेजना और समान विचारधारा वाले लोगों की संगति का आनंद मिलता था, वहीं उन्हें संरचित पाठ्यक्रम और अनुरूपता के दबाव से जूझना पड़ा। उन्होंने खुद को पारंपरिक शिक्षा के मूल्य पर सवाल उठाते हुए पाया, खासकर जब उनका दिल तकनीक के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने पर टिका हुआ था। अपनी झिझक के बावजूद रीड में स्टीव का समय पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गया। उनका सामना एक सुलेख कक्षा से हुआ, जिसका उनके भविष्य के प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अक्षरों की जटिल सुंदरता, रेखा के भार और अंतर में सूक्ष्म बदलाव ने उनकी कल्पना को मोह लिया। उन्होंने वहां कला देखी जहां दूसरों ने सिर्फ लिखावट देखी। उन्हें क्या पता था कि यह मामूली सी कक्षा एप्पल के भविष्य के लिए बीज बोएगी। वर्षों बाद मैकिन्टॉश कंप्यूटर को डिजाइन करते समय स्टीव सुंदर और उपयोगकर्ता के अनुकूल टाइपोग्राफी बनाने के लिए सुलेख के अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, जो एप्पल को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। भाग 4, एप्पल के बीज। 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक, जो एक शानदार कंप्यूटर इंजीनियर थे,
के साथ मिलकर जॉब्स के गैरेज में एप्पल कंप्यूटर कोडी की स्थापना की। हमारा विजन सरल लेकिन महत्वाकांक्षी था, लोगों तक सस्ते और इस्तेमाल में आसान पर्सनल कंप्यूटर पहुंचाना। ऐसे समय में जब कंप्यूटर भारी भरकम, महंगे और रिसर्च लैब और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित थे, यह एक क्रांतिकारी विचार था। वोजनियाक ने अपने तकनीकी कौशल से एप्पल आई को डिजाइन किया था, जो एक साधारण कंप्यूटर था जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग की क्षमता को प्रदर्शित किया था। जॉब्स ने अपने दूरदर्शी उत्साह और मार्केटिंग कौशल के साथ इस तकनीकी चमत्कार को एक ऐसे उत्पाद में बदलने का अवसर देखा जो व्यक्तियों को सशक्त बना सकता है और लोगों के तकनीक के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला सकता है। एप्पल के शुरुआती दिन कम बजट और अपने विजन में अटूट विश्वास के साथ बीते। जॉब्स और वोजनियाक ने समर्पित उत्साही लोगों की एक छोटी सी टीम के साथ जॉब्स के गैरेज से बाहर काम करते हुए एप्पल आई कंप्यूटर को असेंबल किया और बेचा। वे पुर्जों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरप्लस स्टोरों के चक्कर लगाते थे, अक्सर आर्थिक तंगी के कगार पर काम करते थे। हमारे प्रयासों का फल तब मिला जब हमने एक स्थानीय कंप्यूटर स्टोर से अपना पहला बड़ा ऑर्डर हासिल किया। इस शुरुआती सफलता ने हमें अपने डिजाइन को बेहतर बनाने और अपने संचालन का विस्तार करने के लिए बहुत जरूरी पूंजी दी। हालांकि आज के मानकों के हिसाब से एप्पल आई साधारण था, लेकिन इसने तकनीकी क्रांति के बीज बो दिए थे। भाग 5, वो ब्लू बॉक्स जिन्होंने एक क्रांति को फंड दिया। एप्पल के शुरुआती दिनों को एक शरारती उद्यम ने फंड दिया। स्टीव जॉब्स ने ब्लू बॉक्स का उपयोग करके मुफ्त लंबी दूरी की कॉल करने का तरीका खोजा। हमने ये ब्लू बॉक्स बनाए और अपने साथी छात्रों को बेचे। इस उद्यम ने जॉब्स के व्यावसायिक कौशल को उजागर किया। उन्होंने एक अवसर देखा और उसका फायदा उठाया। इन ब्लू बॉक्स से होने वाला मुनाफा एप्पल को महत्वपूर्ण सीड फंडिंग प्रदान की। इस अनुभव ने जॉब्स में इस विश्वास को पैदा किया कि वह परंपराओं को चुनौती दे सकते हैं। इसने उन्हें जोखिम लेने और नियमों को तोड़ने का महत्व सिखाया।